हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एमपीपीएससी प्री की अगली यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। दोस्तों, हमने यूनिट 9 को लगभग पूरा ख़त्म कर लिया है। कुछ 5 या 10% की उसमें कमी रही होगी, तो उसे हम क्या एमसीक्यू जब सॉल्व कराएंगे उसमें उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप उसकी जो भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे बार बार देखिए। जब हम एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे तो उसे आप क्या करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी की यूनिट 4, जिसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। दोस्तों, एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सर इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है वन, यानी क्या होगा फॉरेस्ट के उपज, यानी वन के उपज क्या क्या होते हैं। हमें नदियाँ इसमें पढ़ना है, पहाड़ियाँ और पठार इसमें पढ़ना है। साथ साथ इसमें हमें पर्वत भी क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर हम जलवायु की बात करेंगे। जलवायु में हमें ऋतु पढ़ना है, तापमान पढ़ना है, वर्षा पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन पे भी इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जिसमें मिट्टियाँ प्रमुख खनिज संसाधन है। आगे हम प्रमुख फसलें मध्य प्रदेश की, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना की बात करेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की भी बात करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, यानी मध्य प्रदेश के जनसंख्या से भी हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, यहाँ से हर साल लगभग 8 से 10 प्रश्न हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। और इस टॉपिक को मैं ऐसा कवर करने वाला हूँ कि आपको हर चीज़ कनेक्ट होगी कि सर किस प्रकार की मिट्टी है तो वहाँ से किस प्रकार की फसल उत्पन्न होगी। यहाँ तक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेरा एक ही मोटो है कि आप इस यूनिट को रटे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन करिएगा कि कुछ इस प्रकार का हमारा मध्य प्रदेश दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक में मध्य प्रदेश के पर्वत तथा पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे एक बार एक प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक, अब मैंने सबसे पहले आपको नदियाँ पढ़ा दिया। ठीक, मान लीजिए कि बेतवा में अपन रटते घूम रहे हैं कि सर बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। अब मैंने आपके मैप के थ्रू सबसे पहले पूरा पर्वत श्रृंखला बता दी कि पर्वत इन जिलों में यहाँ विस्तृत है। तो आप क्या होगा कि कुछ भी लिंक करेंगे कि यार यहाँ से कुछ प्रकार की एक नदी निकली थी बेतवा, तो आप लिंक कर लेंगे, तो आपको क्या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, पर्वत और पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश की कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट का नाम है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियाँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सर स्थलाकृति क्या होती है। सबसे पहले आप ये कवर कर लीजिए कि स्थलाकृति क्या होती है, टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 2 शब्दों से मिलके बना है, स्थल धन आकृति। यानी क्या बोल रहा है वो, स्थल पर बनी हुई आकृतियाँ। क्या होता है दोस्तों कि कुछ भी नेचुरल प्रोसेस यानी प्राकृतिक कारणों के कारण क्या होती है, पृथ्वी पर कुछ चीज़ें क्या होती हैं, आकृति ले लेती है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेट टकराती हैं, ये दोनों प्लेट टकराई तो इसके कारण क्या हुआ, एक पर्वत का निर्माण होगा। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हिमालय का निर्माण हुआ। तो पर्वत क्या है, एक प्रकार की आकृति है। किसके ऊपर बनी हुई, कि सर हमारी जो भूतल है या स्थल है उसके ऊपर बनी हुई क्या है, एक प्रकार की आकृति है। तो ठीक है, तो स्थलाकृति यानी क्या हो गया, स्थल पर बनी हुई आकृतियाँ। नदियों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, पर्वत भी बनते हैं। तो उन्हीं कुछ प्रकार की स्थलाकृति की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है पर्वत की। क्या होता है सर, पर्वत क्या है और पहाड़ियाँ क्या है। क्यों, क्योंकि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, पर्वत और पहाड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सीधी इसके मैं आपको एक वो बताता हूँ डेफिनेशन, जो आपको परीक्षा में लिखना चाहिए। कि देखो, अब क्या होता है, पर्वत कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसकी ऊंचाई अधिकतर किताबों में दे रखी है 600 मीटर से अधिक। तो हम भी इसी को मान लेते हैं कि पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है। अब पहाड़ियों की ऊंचाई भी क्या 600 मीटर से अधिक हो सकती है, परंतु कहाँ पर डिफरेंस आता है कि जो इनका शिखर या पीक होता है, यानी जो शिखर है ये हमेशा क्या होगा, नुकीला होगा। शिखर या पीक कैसा होगा, नुकीला होगा। आप जैसे पर्वत के ऊपर चढ़ना कितना कठिन होता है और पहाड़ियों पे हम आसानी से चढ़ जाते हैं। फिर जब हम इसके झुकाव या इंक्लिनेशन की बात करेंगे कि इसका एंगल कितना बनता है, तो आपका जो
ये वाला झुकाव है इंक्लिनेशन, ये हमेशा क्या होगा, लगभग 70 डिग्री से अधिक होगा, यानी इस पे चढ़ना उतना ही कठिन होगा, इंक्लाइंड होगा। तो पहाड़ियों की बात करेंगे तो पहाड़ियाँ क्या होंगी, 600 मीटर से अधिक ऊंची होती हैं, पर उनका जो शिखर होता है वो इतना नुकीला नहीं होता है, पर्वत की अपेक्षा कम नुकीला होता है। उनका झुकाव हम देखेंगे तो झुकाव ज़्यादा सामान्य होता है कि हम आसानी से पहाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे जाना पाओ की पहाड़ी, आप उस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। फिर आती है एक और अगली बात आती है पठार, इसमें लिखा नहीं है हुए, तो पठार की बात करते हैं। तो पठार की ऊंचाई भी आप 600 मीटर भी मान सकते हैं, या 400 से 500 मीटर तक होता है, पर उसका जो शिखर होता है, शिखर कैसा होता है, सपाट होता है। कुछ इस प्रकार का पठार होता है जिस पे रहना आसानी से आप रह सकते हैं। जैसे मालवा का पठार हम क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि पठार है, यानी उसका जो शिखर है वो हमेशा कैसा, चपटा है, ठीक है। उसकी जो क्या फिर झुकाव, तो झुकाव क्या होगा, पहाड़ियों की अपेक्षा कम होगा, तो आप आसानी से क्या होगा, पठार पे चढ़ पाएंगे। फिर कुछ और स्थलाकृति होती है, जैसे घाटी होती है, नदी के द्वारा बनाई हुई, झील, मरुस्थल, तो ये कुछ प्रकार की क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमें कौन सी स्थलाकृति पढ़ना है इस टॉपिक में, पर्वत और पहाड़ियों की बात करने वाले हैं। तो मैंने अभी आप बताया कि पर्वत और पहाड़ियाँ क्या होती हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, फिर हम मध्य प्रदेश की स्थलाकृति पे बात करेंगे कि सर पर्वत क्या होता है और पर्वत श्रृंखला क्या होती है, हमें ये बता दीजिए। देखो पर्वत की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है जिनकी ऊंचाई मुख्य रूप से 600 मीटर से अधिक होती है, ये लिखी हुई है। पर मैंने आपको क्या बताया, पहाड़ी भी 600 मीटर से अधिक हो सकती है, पर इनका जो शीर्ष होगा वो हमेशा क्या होगा, नुकीला होगा, और जो इनका ये होगा इंक्लिनेशन, वो हमेशा क्या होगा, 60 से लेकर 70 डिग्री तक होगा। अब पर्वत श्रृंखला क्या होती है, पर्वत श्रृंखला में क्या लिखा हुआ है, पहाड़ों और पहाड़ियों की एक श्रृंखला होती है जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा होता है। जैसे मान लो एक पर्वत ये बना हुआ है, दूसरा पर्वत ये बना हुआ है, यहाँ पहाड़ी आ जाती है, तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की पर्वत श्रृंखला बन गई। अब पर्वत श्रृंखला के बीच में क्या होती है, घाटियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दो पर्वत श्रृंखलाओं को, घाटी, कुछ नदी घाटी, ये सब क्या कर सकती हैं, अलग कर सकती हैं। तो पर्वत क्या होगा, एक पर्वत और बहुत सारे पर्वत और पहाड़ियाँ जो विस्तृत रूप से फैल जाएं, उसे क्या बोलेंगे, पर्वत श्रृंखला बोलेंगे। अब मध्य प्रदेश की स्थलाकृति की हम बात करते हैं। सर मध्य प्रदेश में हमने अधिकतर प्रश्न ऐसे देखें कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो स्थलाकृतियों का क्रम जमाइए, तो उसी को देखते हुए मैंने ये वाला आपको बनाया है कि मध्य प्रदेश की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी। देखो यहाँ से आप आएंगे हिमालय से होते हुए, गंगा यमुना की आपको नदी घाटी मिलेगी। आप उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा चंबल नदी घाटी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लश्कर का मैदान, क्या मिलेगा, लश्कर का मैदान। फिर आप उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी नर्मदा नदी घाटी, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी ताप्ती नदी घाटी। समझ में आया। अब यहाँ से देखो कितने प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं। पेपर में आता है नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो मैंने क्या बताया अभी यार, ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा के और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी घाटी मिल रही है। फिर आता है कि सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी स्थित है, तो यहाँ पर मैंने बताया ताप्ती नदी घाटी, तो ये आप कवर कर लोगे। तो यानी आपसे पूछेगा पेपर में कि उत्तर से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश की स्थलाकृतियों का क्रम जमाइए। तो सबसे पहले चंबल नदी घाटी आती है, उसके बाद लश्कर का मैदान आता है, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है, फिर नर्मदा नदी घाटी आती है, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है, फिर ताप्ती नदी घाटी आती है। ये आपको याद रखना है। अब क्या है, यहाँ पर आपको एक पठार देखने को मिलेगा, मालवा का पठार। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा किसका, मध्य भारत का पठार। यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या है कि कुछ कुछ पठार आपको देखने को मिलेंगे। फिर जब आएंगे यहाँ पर सतपुड़ा श्रृंखला मिल जाएगी, यहाँ पर बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं। इनसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्या है कि आपको इनका याद रखना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं की। देखिए, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सी? एक है सर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इन दोनों का हमें क्या देखने को मिल रहा है? विस्तार देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा क्या है, मालवा का पठार, इधर सागर, दमोह, रीवा, पन्ना, इन सब क्षेत्र में हमें कौन सा देखने को मिलता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। वहीं हम बात करेंगे खंडवा, खरगोन, हरदा, सीहोर, फिर इधर बालाघाट, सिवनी, ये वाले क्षेत्र में हमें कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। देखो, एक पर्वत को पढ़ने के लिए हमें 4-5 टॉपिक ही पढ़ने रहते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं। एक तो उसका परिचय, ठीक, दूसरा किस प्रकार का वह पर्वत है, तीसरा उसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है, चौथा उसका उपविभाजन पूछा जाता है, पांचवा उसकी सर्वोच्च चोटी पूछी जाती है, और छठा क्या होता है कि उसमें जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। तो देखो सर, हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें एक आपको शब्द देखने को मिल रहा होगा, विंध्य धन आंचल। ठीक है, तो विंध्य यानी क्या होता है? रुकावट। तो यानी विंध्याचल का आपसे मतलब पूछेगा तो आपको बताना है क्या रुकावट विंध्याचल पर्वत का क्या होता है, अर्थ होता है। यह किस प्रकार का पर्वत है? तो यहाँ एक अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। कहीं कहीं अवशिष्ट आता है, कहीं कहीं इसको ब्लॉक माउंटेन के रूप में भी मानते हैं। आप दोनों याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा, पर मेनली इसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या विंध्य नामक शब्द आ रहा है, तो इसलिए इसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। कि आपको उत्तर से दक्षिण में आना है तो बोलते हैं कि कौन सा पर्वत श्रृंखला पार करनी पड़ती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पार करती है, इसलिए इसे एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि सर इसका हमें विस्तार बताइए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पर है एक अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक, और यहाँ पर है बिहार। मान लीजिए कहाँ पर? यहाँ पर है बिहार। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक देखने को मिलता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मुख्य रूप से मालवा के पठार में, सागर, दमोह, पन्ना वाले क्षेत्र में, रीवा, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके विस्तार की बात करी तो कहाँ से मैंने बताया? राजस्थान से लेके बिहार तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। जब हम इसके उप विभाजन की बात करते हैं कि सर इसका उप विभाजन हमें बताइए, तो इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश में, इसे मेनली कैमूर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको लिंक कैसे करना है। अब यहाँ पे पेपर में आता है कि सीमेंट उद्योग के लिए किन पर्वत श्रृंखला से हमें क्या मिलती है, किन चट्टानों से हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैमूर श्रेणी है, तो आप कैमूर की चट्टानें भी उसमें लगा सकते हैं। पर्वत पूछ लेगा तो पर्वत कौन सा है? हमारा विंध्याचल है। तो आपको इसी प्रकार कुछ लिंक करना है, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादा हमारे जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर लगी हुई हैं? रीवा, सतना वाले क्षेत्र में लगी हुई हैं। तो विंध्याचल से ही वो क्या प्राप्त कर रहे होंगे? रॉ मटेरियल प्राप्त कर रहे होंगे। इसके बीच वाले क्षेत्र को बोलते हैं भांडेर। क्या बोलते हैं? भांडेर श्रेणी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चिमी वाले क्षेत्र को विंध्याचली बोला जाता है, जिसका विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? कैमूर श्रेणी पूर्वी वाला क्षेत्र को, बीच वाले को भांडेर श्रेणी के नाम से जानते हैं, पश्चिमी वाले को हम क्या किस नाम से जानते हैं? विंध्याचल के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कि सर आपने बताया था कि एक पर्वत क्या होता है? पहाड़ी, और पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पहाड़ी और पर्वतों का समूह होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो किन किन जिलों में फैला हुआ है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पश्चिम से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन से, और पूर्व की ओर जाएंगे। देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पर झाबुआ जिला। झाबुआ जिले में हमें जोबट की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। किसकी?
जोबट की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। फिर उसके बगल में आता है धार जिला, बहुत फेमस है धार जिला। धार जिले में हमें असरफी की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, मांडू की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है और बाघ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है धार जिले में। अब देखो, मांडू की पहाड़ी और असरफी की पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेगी? जो धार में मांडू नामक एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर इन दोनों पहाड़ियों का हमें विस्तार देखने को मिलता है। असरफी पहाड़ी के ऊपर असरफी महल बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पीएससी ने पूछा हुआ है। मांडू की पहाड़ियों पर मांडू जो स्थल है वो बसा हुआ है। बाघ की पहाड़ियाँ यहाँ पर है, तो बाघ की पहाड़ियाँ तो यहाँ पर क्या है कि बाघ की गुफाएं स्थित है। क्या है? बाघ की गुफाएं स्थित है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लिंक करा रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? बाघ पहाड़ी पर स्थित है, जो कहाँ पर है? धार में है। इनकी खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? डेंजरफील्ड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डेंजरफील्ड के द्वारा इनकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। कभी याद नहीं होता है तो कैसे आपको याद रखना है कि बाघ कैसा होता है? डेंजर होता है। तो किसने बाघ की पहाड़ियों की खोज किसने की? डेंजरफील्ड ने की थी। ये पहाड़ियाँ या ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और गुप्तकालीन इन गुफाओं को माना जाता है। फिर हम बगल में आते हैं इंदौर, हमारा प्यारा, जहाँ पर हम रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? सबसे पहले सिगार की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जाना पाव की पहाड़ी देखने को मिलेगी, धजारी पहाड़ी देखने को मिलेगी, काकरा वर्डी पहाड़ी देखने को मिलेगी और बिजासन की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। देखो, इन सब की हम विशेषता की बात करते हैं तो सिगार पहाड़ी की ऊंचाई है 881 मीटर। सिगार पहाड़ी या सिगार चोटी से बोलते हैं, यहाँ मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। सिगार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है। और मालवा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। फिर जाना पाव आती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है। यह मालवा की दूसरी ऊंची चोटी है। जाना पाव मेनली भगवान परशुराम की जन्म स्थली कहा जाता है। किसे? जाना पाव पहाड़ी को। आप जाएंगे धार तरफ तो आपको मिलेगी जाना पाव की पहाड़ी। फिर धजारी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 810 मीटर है। फिर आती है काकरावर्डी। काकरावर्डी की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो काकरावर्डी पहाड़ी से आपको मालूम है सिप्रा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? सिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काकरावर्डी पहाड़ी से होता है। अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति को क्या होता है? कन्फ्यूज़न होता है कि सिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो हर व्यक्ति कहाँ लगा के आता है? देवास। तो यहीं पे आपको क्लियर करना है कि सिप्रा नदी का उद्गम काकरावर्डी पहाड़ी से होगा। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा। तो ये कहाँ पर है? इंदौर में स्थित है। फिर यहाँ पर बिजासन की पहाड़ियाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, इंदौर के एयरपोर्ट के बगल में। यहाँ पर बिजासन माता मंदिर स्थित है। तो ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? मुख्य रूप से इंदौर में देखने को मिलेंगी। फिर हम आगे बात करते हैं देवास। देवास में आपको मिलेगा चामुंडा पहाड़ी और शंकरगढ़ पहाड़ी। ये दोनों ऐतिहासिक स्थल है। चामुंडा पहाड़ी पर आपको चामुंडा माता मंदिर देखने को मिलेगा। ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ पर है? देवास में। फिर आप आते हो सीहोर में। तो सीहोर में आपको सलकनपुर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। सलकनपुर पहाड़ी पर सलकनपुर माता मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। यहाँ पर सलकनपुर कॉरिडोर भी वर्तमान में बनाया जा रहा है। फिर आप यहाँ पर आएंगे भोपाल में, तो आपको मालूम है, कहते हैं कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो उन 5 पहाड़ियों का नाम कौन कौन सा है? अरेरा पहाड़ी, कटारा हिल्स, श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स और नेबरी हिल्स। ये 5 हिल्स कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। कहते हैं कि भोपाल जो है वो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, उन 5 पहाड़ियों का ये नाम है। श्यामला हिल्स की विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास स्थित है, आपको याद रखना है। क्या है? मुख्यमंत्री निवास स्थल कहाँ पर है? श्यामला पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर वन विहार नेशनल पार्क भी स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल म्यूजियम या इंदिरा गांधी जो है हमारा नेशनल म्यूजियम, वो भी कहाँ पर? श्यामला पहाड़ियों पर स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये पहाड़ियाँ हमारे मुख्य रूप से किस पे देखने को मिलती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं पर देखने को मिलती है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं। आगे आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? हमारा रायसेन। अब रायसेन में यहाँ पर आपको मिलेगी बोटसिरी पर्वत, सांची पहाड़ी और भीमबेटका की पहाड़ियाँ। एक बार एमपीपीएससी ने पूछा है भीमबेटका की पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब मैं अपन किसकी बात कर रहे हैं? विंध्याचल की। तो लॉजिक लगाओगे तो किस पे जाएगा? ये
विंध्याचल पे जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो भीमबेटका की पहाड़ी कहाँ पर, हमारी रायसेन जिले में। सांची पहाड़ी पर सांची का स्तूप ऐतिहासिक स्थल। बोटश्री पर्वत पे भी सांची को बताते हैं कि जो सांची स्थित है वो किस पे स्थित है, बोटश्री पर्वत पर स्थित है। भीमबेटका और दोनों किस में, यूनेस्को की सूची में शामिल है। भीमबेटका के 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, वही सांची को 1989 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। फिर आप आओगे सागर में, तो सागर में आपको गढ़पहरा की पहाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ पर गोंड राजाओं का गढ़पहरा एक किला है, वो स्थित है कहाँ पर, सागर में। फिर आप आओगे दमोह में, तो दमोह में आपको गुडविल पीक देखने को मिलेगा। इसे ही सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। इसे विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है, किसे, गुडविल को। फिर आप आएंगे आज सतना में, तो सतना में आपको गिद्ध पर्वत और कामदगिरी पर्वत देखने को मिलेगा। कामदगिरी पर्वत ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है जब लंका हनुमान जी जा रहे थे तो कामदगिरी पर्वत से ही उनने छलांग लगाई थी लंका के लिए। तो आपको याद रखना है, कामदगिरी पर्वत और गिद्ध पर्वत हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सतना जिले में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अभी नवीन जिला बना है मैयर। मैयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तिरकुटा नामक पर्वत देखने को मिलेगा। और तिरकुटा पर्वत के ऊपर ही क्या है, मैयर माता मंदिर स्थित है, यानी माता शारदा का मंदिर किस पे, तिरकुटा पर्वत पर स्थित है। एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है, ये एमपीपीएससी की बात नहीं करता हूँ, एमपीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं उन एग्ज़ाम में उनके द्वारा पूछे गए ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको क्या बताता हूँ, इस टॉपिक में कवर कराता हूँ। आप इसका भी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विंध्याचल पर्वत का विस्तार बताया मैंने आपको, उप विभाजन बताया, उसकी सर्वोच्च चोटी गुडविल की बात की। फिर हमने बात करी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। जब हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया हम 5 ही चीज़ पढ़ेंगे। अब देखो, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें देखने को मिलता है, वहीं ताप्ती नदी के उत्तर में हमें सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह 7 पहाड़ों का समूह कहा जाता है। 7 पहाड़ों या पहाड़ियों का इसे क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, इसी का अर्थ है सतपुड़ा। अब वो 7 पहाड़ कौन कौन से हैं जिसके कारण इसे सतपुड़ा कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पूर्व में मिलेगा मेकाल पर्वत। फिर आप इधर आएंगे बालाघाट और सिवनी वाले में, तो यहाँ पर आपको बीजागढ़ मिलेगा। फिर जब आप पचमढ़ी यानी नर्मदापुरम जिले में जाएंगे तो आपको महादेव मिलेगा। बैतूल में जाएंगे तो आपको कालीबीत की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। इधर बुरहानपुर में आएंगे तो यहाँ पर असीरगढ़ पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। फिर इधर बुरहानपुर के साइड बड़वानी तरफ आएंगे तो अरवानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। फिर बड़वानी के उत्तर में जाओगे तो आपको बड़वानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो यही 7 वो पर्वत या पहाड़ियाँ हैं जिनके समूह के कारण इसे क्या कहा जाता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेंगे तो मैं आपको इसकी PDF क्या प्रोवाइड कराऊंगा। आगे बात करते हैं कि सर आप हमें बताइए कि इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ मूल रूप से आती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका उप विभाजन बता देता हूँ कि इसका उप विभाजन क्या है। देखो, उप विभाजन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है इसलिए मेरे को इसको बताना ज़रूरी है। देखो, सबसे इसके जो पूर्वी पठार है इसे आप किस नाम से जानेंगे, मेकाल पर्वत श्रेणी के नाम से जानेंगे। लिख लेना, पेपर में आया हुआ था, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर मेकाल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के विस्तार को क्रम 22 जमाइए। तो सबसे पहले मेकाल पर्वत श्रेणी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पूर्व में देखने को मिलेगी। मध्य में आओगे तो महादेव श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, महादेव श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। जब पश्चिम में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, राजपीपला श्रेणी देखने को मिलेगी। ये आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो मेकाल, महादेव और राजपीपला श्रेणी इसमें आती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। ये इसका उप विभाजन है, आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा गया है। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं कि सर इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, हमें थोड़ा उसके बारे में और बताइए।
तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए बड़वानी में, तो यहाँ पर आपको बड़वानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और अरबानी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक, अब आप आओगे कहाँ पर, खरगोन में। तो खरगोन में ऊन की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। खरगोन में मुख्य रूप से क्या होता है कि परमार राजाओं द्वारा निर्मित कुछ मंदिर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उन मंदिरों का भी आपको एक बार बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर एक महालक्ष्मी मंदिर मिलता है, ये परमार कालीन मंदिर है, आपको याद रखना है। ये कहाँ पर मिलेगा, खरगोन में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर 2 आपको देखने को मिलेगा। एक महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन में, और महाकाल मंदिर 2 कहाँ पर है, खरगोन में स्थित है। खरगोन में आपको एक नवग्रह मंदिर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, नवग्रह का मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको ऊन मंदिर देखने को मिलेगा। तो खरगोन की ये 5-6 विशेषता और आपको याद रखनी है। खरगोन में मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलती है, ऊन की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। फिर आप आओगे बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर में आपको मिलेगा, क्या मिलेगी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर असीरगढ़ का किला स्थित है। जब हम इसकी बात करेंगे आगे तो और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आप आओगे बैतूल में, तो बैतूल में काली भीत की पहाड़ियाँ और कुकरू खामला की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। अब काली भीत पहाड़ियाँ से नदियों का उद्गम होता है, मैं आपको बताऊंगा, नर्मदा नदी की सहायक है जब हम नदियों को पढ़ेंगे। कुकरू खामला की बात करते हैं तो इसे मध्य प्रदेश का दूसरा प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर पूछा भी गया है सबसे पहले कॉफ़ी की खेती, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले कॉफ़ी की खेती कुकरू खामला पहाड़ियों के ऊपर ही की गई थी, जो कहाँ पर स्थित है, बैतूल में स्थित है। अब आगे बात करते हैं, आगे के ज़िलों में हम पहुँचते हैं। तो आगे का ज़िला हमें देखने को मिलता है नर्मदापुरम, पहले इसे होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपको आदमगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, महादेव की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और धूपगढ़ की पहाड़ी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। आदमगढ़ की पहाड़ी ऐतिहासिक स्थल है, आप सभी को पता है, पेपर में पूछेगा आदमगढ़ ऐतिहासिक स्थल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो आपको बताना है सतपुड़ा के ऊपर स्थित है। महादेव पर्वत मेनली पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी किसके ऊपर बसा हुआ है, महादेव पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पर धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, वो कहाँ पर है, पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर, पचमढ़ी में। यहाँ मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, इसे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी भी कहा जाता है। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, नर्मदापुरम जिले में या पचमढ़ी में देखने को मिलती है। फिर आगे आप बात करेंगे बालाघाट में, तो बालाघाट में आपको बीजागढ़ नामक जगह मिलेगी। फिर आप आओगे यहाँ पर मंडला में, तो काला पहाड़ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ अनूपपुर अमरकंटक में आएंगे तो मेकाल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला का। ठीक है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाली कुछ पर्वत और पहाड़ियाँ थी। दोस्तों इस टॉपिक में हमने आज मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला और पहाड़ियों का क्या किया है, अध्ययन किया हुआ है। तो आइए कुछ इसी पे MPPSC द्वारा पूछे गए कुछ MCQ है, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, मालूम पड़ेगा कैसे प्रश्न आते हैं और इस टॉपिक को हमें कैसे कवर करना है। देखो सबसे पहला आया, महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है। यह भी टैक्सेशन का पेपर हुआ था 2024 में फरवरी में, उसमें पूछा गया है। तो महादेव श्रेणी मैंने अभी हाल सतपुड़ा को डिस्कस किया। सबसे पहले मेकाल बीच वाले को महादेव श्रेणी और सबसे पश्चिमी वाले को राजपीपला, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो बीजागढ़ की पहाड़ियाँ अभी हाल हमने डिस्कस की है किस पे, सतपुड़ा पे थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है। अब मैंने पश्चिमी आपको क्या बताया, राजपीपला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो देखो पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, बीजागढ़, बड़वानी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ बताया है। ये सभी किसका है, पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसे राजपीपला के नाम से जाना जाता है। बीजागढ़ नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ये वाला नहीं आएगा, यानी आप समझ लीजिए महादेव, मेकाल, राजपीपला, ये भी नहीं आएगी। ग्वालीगढ़, कालीभीत, ये भी नहीं आएगी। ग्वालीगढ़ वाली को आप ले सकते हैं,
ये वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बीजागढ़ हमने कहाँ देखा है, देखो इधर मैं आपको बता देता हूँ। बीजागढ़ हमने देखा बालाघाट में, तो पश्चिमी का हिस्सा तो नहीं है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ जरूर पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती है, राजपीपला के पास ही, इसलिए उसका राइट आंसर क्या है, ग्वालीगढ़ वाला है। अगला है राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो सतपुड़ा का है। आगे बात करते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है, तो पूर्वी में कौन सी थी, मैकाल श्रेणी थी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बुंदेलखंड प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सिद्ध बाबा है। ये आपको याद रखना है, सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी, जब हम पठार पढ़ेंगे उसमें मैं आपको इसको डिस्कस कराऊंगा। आगे आता है महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो सीधा सा है मध्य प्रदेश में। फिर आगे आएगा नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, बताया है मैंने, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। फिर आगे देखिए, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन में पुराना नाम होशंगाबाद लिखा हुआ है, वर्तमान क्या हो जाएगा, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के किस स्थल पे, पचमढ़ी में, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। फिर आगे आते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी है। फिर आगे बात करते हैं, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा और विंध्याचल भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है, पूर्वी में पाई जाती है, नहीं, कहाँ पर, मध्य भाग में पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश कहाँ पर, मध्य में स्थित है। श्रेणी जिसका नाम का अर्थ है 7 फोल्ड्स, यानी 7 पहाड़ों का समूह, नर्मदा के उत्तर और ताप्ती के दक्षिण नदियों के बीच का जल क्षेत्र बनाती है, बिल्कुल सही बात। वो बोल रहा है कि नर्मदा के उत्तर, तो बिल्कुल सही है। फिर वो बोल रहा है कि इसकी चोटियाँ 1200 मीटर से अधिक है, तो ये भी सही है, जिसमें राजपीपला श्रेणी सही है, तो ये वाला प्रश्न भी सही है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पश्चिम से पूर्व तक सतपुड़ा श्रेणियों को सही क्रम में जमाता है, मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्या पूछा है, पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है, पश्चिम से पूर्व में जाना है, तो पूर्व में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखो बड़वानी की पहाड़ियाँ सबसे आखिरी में आती हैं, उसके बीच में आती है महादेव, और उससे पहले आती है क्या, मैकाल। अब देखो, तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है, तो मैंने बड़वानी की पहाड़ियाँ आपको बताई थी, राजपीपला का हिस्सा, फिर उसके बाद महादेव श्रेणी, फिर उसके बाद क्या, मैकाल श्रेणी। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व किए हैं। आप इस टॉपिक, अब हमारा अगला टॉपिक मध्य प्रदेश का पठार, जो कि हम कल पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। आप इस श्रृंखला पे कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ से आपके 8 से 10 नंबर पूरे दिलाने वाला हूँ, और आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है उसको भी पूरा क्लियर करूँगा। आपसे कभी याद नहीं होता है तो आप लिंक के द्वारा उसे सही कर देंगे। बस मेरा ये मानना है, आपको इस टॉपिक के आखिरी तक ज़रूर बना रहना है। आप इसको बार बार देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।